Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and my number is 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज़ कर रहे थे, यानी कि SDLC यूज़ कर रहे थे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसमें हमने उसके रिस्क एडवांटेजेस सब पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा फीसिबिलिटी स्टडी। फीसिबिलिटी स्टडी के बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने फीसिबिलिटी स्टडी में ये पढ़ा कि सिस्टम की पूरी रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं होती है। वैसे तो आइडियली क्या होना चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, फीजिबिलिटी के टाइम पर ही वो हो जानी चाहिए, लेकिन कॉस्ट पर्सपेक्टिव से वो ये चीज़ कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बनाती है, लेबर एफिशिएंसी और कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं देती है। क्योंकि ऐसा है कि जब फीजिबिलिटी स्टडी होगी तो डेवलपर को ये पता नहीं होगा कि भाई आप उसको प्रोजेक्ट दोगे कि नहीं दोगे। इन्फोसिस विप्रो वगैरह से बंदा है आपके ऑफिस में, यूज़र मैनेजमेंट आप यूज़र हो, तो आपके मैनेजमेंट को अभी ये डिसाइड नहीं है कि आप जो डेवलपर कंपनी है उसे प्रोजेक्ट दोगे, और डेवलपर कंपनी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसे प्रोजेक्ट दोगे। तो वो फीजिबिलिटी स्टडी पहला स्टेप है। तो फीजिबिलिटी स्टडी में निटी-ग्रिटी डिटेल्स में आप नहीं जाते हो। तो क्या होता है कि एक ब्रॉडली आप समझ लेते हो, आप एक अप्रॉक्सीमेट बजट बना लेते हो, और इस तरह से बना लेते हो कि 10, 15, 20% ऊपर नीचे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उस लेवल तक आप डिसाइड करके एक फीजिबिलिटी स्टडी करते हो, और वहाँ से येस होने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। अब येस हो गया तो चीज़ें सीरियस हो गई। अब आपको हर चीज़ प्रोफेशनली आगे बढ़नी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस का स्टेज आ जाता है यहाँ पर, और सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर के इन्फॉर्मेशन फ्लोज़ आप बनाओगे, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो इन्फोसिस और विप्रो के, आप फ्यूचर की इंफॉर्मेशन फ्लोज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो करंट इंफॉर्मेशन फ्लोज से बहुत ज़्यादा रेडिकली डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब इसी पर डिपेंडेंट होंगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप करंट की इंफॉर्मेशन फ्लोज को मैप करोगे, और मैप किसी भी तरीके से कर सकते हो। हमारी स्टडी कहती है डेटा फ्लो डायग्राम DFD बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स, डिसीजन ट्री बना सकते हो, डिसीजन टेबल बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में उसको फ्रीज करोगे। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए करंट में कहाँ किस तरीके से डेटा फ्लो कर रहा है, और उसी मेथोडोलॉजी को यूज़ करके, उसी जानकारी को यूज़ करके आप फ्यूचर के इंफॉर्मेशन फ्लोज बनाओगे। तो सबसे पहले आप DFD बनाओगे। DFD बहुत पॉपुलर टूल है इंफॉर्मेशन फ़्लो के लिए, और इसमें मेथड्स हैं, और DFD में लेकिन एक लिमिटेशन है कि आप जो है, अगर मान लिया सपोज स्टेप्स जो हैं 5 या 7 या 10 स्टेप्स से आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको फ्लो चार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्लोज को कैप्चर करने का मेथड है। अगर मल्टीपल डिसीजंस लेने तो आपको डिसीजन ट्री यूज़ करना पड़ेगा, फिर एक डिसीजन टेबल है, और फिर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है। ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ की जा रही हैं ताकि कोई एम्बिग्युइटी नहीं रह जाए, लास्ट लेवल तक चीज़ें मैप हो जाएं। एक बार आपको एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज पूरी तरीके से मैप हो गई तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ़्लो का जो डॉक्यूमेंटेशन है शेयर करोगे, उसके सिग्नेचर्स ले लोगे, यानी डॉक्यूमेंट करोगे। आप कहोगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ़्लो जो हमने समझा है वो ये समझा है, और इसी के अनुसार हम सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, और इसी के अनुसार हम स्पेसिफिकेशंस जो हैं फ्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले है डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, जो हमने बोला कि ये वन ऑफ द एक पॉपुलर टूल है,
और DFD जो है 5 या 7 स्टेप तक ही हो सकता है। और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा कि पहले ग्रॉस लेवल प्रोसेसेस दिखा दी जाएंगी 5-7, और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप उसको, अपेंडिक्स बनाकर उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसे। तो लेकिन DFD में क्या है कि फ्लोज दिखाया जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है दिखाया जाएगा। और एक क्रूड मेथड है वैसे, लेकिन ये कैप्चर कर लेती है कि किस तरीके से आपका डेटा फ्लो होगा। लेकिन टाइम इंटरवल और डिले ये कैप्चर नहीं करेगी कि भाई टाइम इंटरवल इतना होगा, डिले प्रोसेसेस के बीच के में इतना डिले होगा, ये वो कैप्चर नहीं करती है। तो देखा जाए तो ये एक लोएस्ट लेवल ऑफ मेथड है, क्रूड मेथड है। इसको बहुत अच्छा रिफाइंड और या बहुत बढ़िया टूल नहीं कह सकते, लेकिन डेटा फ्लो डायग्राम फ्लो को कैप्चर कर लेता है। मतलब किसी लेमैन को अगर देखना है तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम से कि किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने DFD बनाया और यूज़र मैनेजमेंट से आपने सिग्नेचर्स ले लिए, तो ये हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ डेटा फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर मान लिया सपोज अगर आप एक पेरोल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो ये हो जाएगी कि सबसे पहले डेटा कहाँ पर आता है, पहले HR के पास आता है, HR के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर में जाएगा, उसके बाद फिर वो फाइनेंस के पास जाएगा। इस तरीके से वो प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट्स वगैरह जाएंगी। तो एक फ्लो ऑफ डेटा उससे तैयार होगा डेटा फ्लो डायग्राम में। दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का। फ्लो चार्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया कि पेरोल का ही अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले टाइम कार्ड रीड करेगा, या आपने फिंगरप्रिंट लगाया तो वो आपके फिंगरप्रिंट देखेगा, और उसके बाद फिर एम्प्लॉय नंबर देखेगा, फिर वो कितने घंटे काम किया, ओवर टाइम, नॉर्मल पे, ये सारा चीज़ करके फिर चेक प्रिंट करेगा। तो वो एक बॉक्सेस वगैरह टाइप से बनते हैं, और वो आपने पढ़ा होगा, वो मतलब लेक्चर्स में समझाया नहीं जा सकता। फ्लो चार्ट जो है लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। कंप्यूटर्स में हर चीज़ को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ के अपने मायने हैं, सर्कल के अपने मायने हैं, सर्कल स्टार्ट बताएगा, स्टॉप बताएगा, बॉक्स के अपने मायने हैं, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही होगी वहाँ बॉक्स बन जाएगा, अगर रोम्बस होगा तो वो लॉजिकल कंडीशन बताएगा, अगर एरो जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लो को बनाएगा। तो इस तरीके से वो एक इंफॉर्मेशन फ्लो बताएगा, और फिर उसमें ब्रांचिंग आउट भी हो सकती है। अगर मल्टीपल डिसीजंस हैं तो ब्रांचिंग आउट होगी। वैसे मल्टीपल डिसीजन के लिए डिसीजन ट्री बहुत अच्छा रहता है। डिसीजन ट्री जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक स्टोर कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लिया सपोज़ वो नॉर्मल आदमी को सेल करता है या एक लाइब्रेरी को सेल करता है, तो उसके डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं। मालूम पड़ा उसने कहा कि जी इंडिविजुअल को सेल करेगा तो अगर मान लिया इतनी किताबें सेल करेगा तो उसमें उतना % डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 10 किताबों तक 6% मिलेगा डिस्काउंट, 20 किताबों तक सपोज़ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके ऊपर की किताबों में एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलेगा। लाइब्रेरीज़ को अगर बेचेगा तो उसका डिस्काउंट स्लैब अलग होगा। तो उसके लिए एक डिसीजन ट्री बन जाएगा कि मतलब बुक स्टोर आएगा, बुक स्टोर की 2 ब्रांचेस बनेंगी, उसमें एक तरफ इंडिविजुअल होगा, नीचे लाइब्रेरी होगा। इंडिविजुअल अगर किताबें ये होगा तो एक एरो बढ़ते जाएंगे, यानी ट्री टाइप का बनता जाएगा, उसकी ब्रांच बनती जाएगी, एक रूट से निकलेगा और ट्री बनता चले जाएगा और उसकी ब्रांच बनती चली जाएंगी। तो वो एक डिसीजन ट्री है। डिसीजन मल्टीपल कंडीशंस में डिसीजन ट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमको मोस्ट बेस्ट ऑप्शन यूज़ क्यों करना है, क्योंकि एम्बिग्विटी ना रहे, कल की डेट में लड़ाई ना रहे, कल की डेट में कन्फ्यूजन ना रहे। यानी कि जब कोई कंपनी आ गई, मालूम पड़ा इन्फोसिस और या दूसरी कंपनी है ये, तो दोनों उसको समझ में आना चाहिए कि डेटा फ्लो क्या हो रहा है, और प्रिसाइजली उन्हें समझ में आना चाहिए डेटा फ्लो किस तरीके से हो रहा है, और मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि इनको समझ में आ गया है, और उसके बाद काम स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कहीं कोई गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। तो बेसिकली डिसीजन ट्री जो है, अगर मल्टीपल डिसीजन है तो हम डिसीजन ट्री यूज़ करेंगे। इसके बाद डिसीजन टेबल आ जाती है। डिसीजन टेबल में क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन हैं, तो डिसीजन टेबल बनाई जा सकती है।
उसके बाद स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश या स्यूडो कोड्स या प्रोग्रामिंग डिज़ाइन लैंग्वेज होती है। तो उसमें क्या है कि मान लिया सपोज आपने कहा कि एक आप लॉगरिथम बना रहे हो कि अगर किसी बंदे ने काम किया है तो उसको लिख रहे हो आप, उसमें ये लिख रहे हो कि मल्टीपल आवर्स हैं तो उसमें पे रेट से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ग्रॉस पे मिल जाएगी। अगर उसके बाद ग्रॉस पे में से पीएफ इतना काटना है, तो वो प्रिसाइज स्टेटमेंट में लिखने की विधा जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहलाती है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितनी भी एम्बिग्विटी है वो द्विआर्थिक चीज़ें जो जिसकी चीज़ों के दो अर्थ निकल रहे हैं वो हटा दिए जाएं। उसको हटाने से क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, अगर मान लिया सपोज़ डेवलपर टीम है और मैनेजमेंट है, उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड करने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग मैनेजमेंट की टीम से चले गए और कुछ डेवलपर की टीम से चले गए। जो नया बंदा आया उसको प्रिसाइज चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट 2 साल चलना है और मालूम पड़ा टीम 3 बार चेंज होगी, सपोज़ थोड़ी देर के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे इन्फोसिस की टीम एक बार चेंज हो गई, 2 बंदे आए, फिर वो चले गए, फिर दूसरे बंदे आए, और इधर मैनेजमेंट के भी बंदे चेंज हो गए, उसमें 1-2 बंदे पुराने रह गए, सपोज़ एक बिज़ार सिचुएशन ले लेते हैं। उसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस क्या थी, क्या ओरिजिनल टर्म्स थे और डेटा फ्लो क्या था, ये सारी चीज़ों को कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, एक प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, एक एम्बिग्विटी हटाने के लिए, यानी कि कोई भी वहाँ पर डेवलपर आए और वो उन सीडो कोड्स को देखे, उन डिसीजन टेबल को देखे, उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये था भाई मामला, मतलब इस तरीके से डेटा फ्लो होता है। अब इस पर काम हो गया है, अब इस लेवल पर काम हो गया है। तो इन सब चीज़ों में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन ना आए और चीज़ें स्मूथ चलें। और तो उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पर हम डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। और किसका डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं? करंट डेटा फ्लोज का डायग्राम बनाते हैं। तो यानी कि अब आपने क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम भी बना दिया, करंट का हिस्ट्री वगैरह भी देख ली, करंट डायग्राम भी बना लिया, सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिए। जो सिस्टम एनालिसिस फेज जहाँ पर एंड होगी, वहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी SRS बनाएगा। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ ख़त्म होते ही SRS बनेगा। यानी कि इस फेज़ पर अब हम जो स्पेसिफिकेशन है वो फ्रीज़ हो जाएंगी कि भाई क्या स्पेसिफिकेशन है। तो हमारी स्टडी में एक सजेस्टेड फॉर्मेट दिया है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। उनमें कहा कि जी पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए जाएंगे, और उसमें ये बताया जाएगा कि हार्डवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये बताया जाएगा। इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। उसके बाद 3 टाइप के डिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे। पहला तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट और फ्लो और स्ट्रक्चर, यानी कि इन्फॉर्मेशन का कंटेंट क्या है और वो कैसे फ्लो करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि जो आज की प्रॉब्लम, आज की इंफॉर्मेशन फ्लो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस जो हैं आज के, वो उसमें मैप कर दिए जाएंगे। उसके बाद फंक्शनल डिस्क्रिप्शन आएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा हर फंक्शन का। उसके बाद नैरेटिव दिया जाएगा हर फंक्शन का, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा इसको बताया जाएगा। डिज़ाइन के कंस्ट्रेंट्स बताए जाएंगे कि भाई इस लेवल तक ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। कल की डेट में आपका बंदा आए और वो बोले कि हमें और ज़्यादा बताइए, और ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है और बेटर फैसिलिटी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है। फिर होता है बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज़ कोई सिस्टम काम कर रहा है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स या कंट्रोल्स से कैसे रिएक्ट करेगा,
अगर मान लिया किसी ने हैकिंग करनी स्टार्ट कर दी, किसी ने बाहर से कुछ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो उस पर वो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में हमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ें फ्रीज़ कर दी जाएंगी। फिर वैलिडेशन क्राइटेरिया बताया जाएगा कि फंक्शंस कैसे वैलिडेट किए जाएंगे, उसके परफॉर्मेंस क्या होंगे, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। फिर ये है डेटा फ्लो या ऑब्जेक्ट डायग्राम दिए जा सकते हैं, मतलब एक अपेंडिक्स दिया जा सकता है जिसमें डेटा फ्लो और ऑब्जेक्ट डायग्राम दिए जा सकते हैं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है लॉगरिथम चार्ट का, ग्राफ्स का, दूसरे मटेरियल्स का। तो यानी कि आप सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो यूज़र और कस्टमर दोनों के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, और आपके द्वारा या यूज़र और जो कस्टमर है उसके द्वारा, आपका जो कस्टमर है, आप इन्फोसिस और विप्रो कंपनी हो तो आप SRS डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसमें सारी जो बताई हुई डिटेल्स हैं वो फ्रीज़ करोगे, लास्ट लेवल तक फ्रीज़ करने की कोशिश करोगे, जितना फ्रीज़ कर सकते हो उतना करोगे, और उसके बाद रिव्यू करवाओगे, मतलब यूज़र मैनेजमेंट से या जो आपका कस्टमर है उससे, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो उससे। तो सबसे पहले क्या होता है, जनरली डेवलपमेंट टीम जाती है, एक प्रेजेंटेशन बनाती है और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट को हैंड ओवर करती है। तो ये क्या करता है, यूज़र को हेल्प करता है कि वो डॉक्यूमेंट समझ सके, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो प्रेजेंटेशन देकर एक तरह से प्रूफ हो गया कि आप प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को बाद में मेल कर सकते हो, बाद में कह सकते हो, वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो आप कहोगे कि इतनी तारीख को ये प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ये समझाया गया, और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, SRS डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट को आप दोगे और उसके बाद क्या होगा कि जो यूज़र है वो रिव्यू करेगा। आप उससे कहोगे कि केयरफुली रिव्यू करो भैया SRS डॉक्यूमेंट को, क्योंकि ये डेवलपमेंट टीम की अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि इस समय जो प्रोसेस चल रही है उसमें क्या इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये बताते हैं। तो कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो आप बताओ, हम डिज़ाइन को चेंज कर लेते हैं, डिज़ाइन मतलब जो डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं और बाकी चीज़ें उन्हें चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जब एज अ डेवलपमेंट टीम आपको लगेगा कि भाई सारी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस जो हैं एक्यूरेटली डिटरमाइन कर दी गई हैं, और तो फिर आप डॉक्यूमेंट को साइन करवा दोगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस वो ट्रांसपेरेंटली डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और जितनी अनएम्बिगुअस मैनर में हो सकती हैं उतनी अनएम्बिगुअस मैनर में वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। इसके बाद आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, डिज़ाइन करना, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आप जो बनाने जा रहे हो उसमें चेंजेस के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो फ्रीज़ हो चुका है, अनएम्बिगुअस रूप से फ्रीज़ हो चुका है। आपने एक एक छोटी छोटी डिटेल्स बता दी हैं, कुछ तो फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर फ्रीज़ कर दिया है, वहाँ पर स्कोप फ्रीज़ कर दिया, बाकी चीज़ें सिस्टम SRS डॉक्यूमेंट में आपने फ्रीज़ कर दी हैं। तो अब इस स्टेज पर ये भी डिटरमाइन हो सकता है, वैसे जनरली होता नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्वायर करो। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक्वायर करने की भी बात आती है। अगर मान लिया सपोज आप पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके नीचे का ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म आप एक्वायर कर रहे होते हो, तो उस प्लेटफॉर्म पर या वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप अगर मान लिया सपोज कोई उसके साथ एक लिंक सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहे होते हो, तो वो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर एक्वायर करना पड़ेगा। तो उस सॉफ्टवेयर एक्विजिशन की क्या प्रोसेस फॉलो करोगे वो भी हमारी स्टडी में दिया हुआ है। वैसे तो सॉफ्टवेयर एक्विजिशन जो है स्टैंडर्ड SDLC का में फेज़ नहीं है, यानी कि अगर मान लिया सपोज स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर एक्वायर नहीं करोगे, उसका मतलब ये है स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे। लेकिन हमारी स्टडी में दिया हुआ है कि अगर मान लिया सपोज आप विप्रो या इन्फोसिस जैसी कंपनी, और मान लिया सपोज आप
कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर भी कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और साथ में कोई एक सॉफ्टवेयर एक्वायर भी कर रहे हो। वो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्वायर करने पड़ते हैं। पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए सपोज आप किसी कंपनी में जा रहे हो और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसके जो फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हो और साथ में आपने एक एंटीवायरस खरीद लिया, एंटीवायरस भी प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो उसको फिर आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा, यानी सॉफ्टवेयर एक्विजिशन करना पड़ेगा। वैसे स्टैंडर्ड SDLC में सॉफ्टवेयर एक्विजिशन की कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी स्टडी कहती है सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के बारे में है, तो वो सॉफ्टवेयर एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये कब सॉफ्टवेयर कब एक्वायर करोगे, जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ पूरी हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी हुई और उसके बाद आपको येस और नो हो गया। येस होते ही आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते ही SRS डॉक्यूमेंट बना, SRS डॉक्यूमेंट बनते ही SRS फ्रीज़ हो गया। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको 100% पता चल गया और ये पता चल गया मैनेजमेंट के द्वारा और आपके बीच में, दोनों के बीच में, कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी एक्वायर करना है। तो आपने क्या किया कि सॉफ्टवेयर एक्वायर कैसे करोगे, फीजिबिलिटी स्टडी और या इस पर्टिकुलर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पर आप उसकी स्टडी कर चुके होगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर कौन सा खरीदना है, किस तरीके का खरीदना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कोई, जो डॉक्यूमेंटेशन आपके डिसीजन को सपोर्ट करेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन का बेसिस क्या होगा, मेक और बाय डिसीजन हो सकता है। मेक और बाय डिसीजन का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर को आपको बनाना चाहिए या उस सॉफ्टवेयर को मार्केट से खरीद लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट डिफरेंशियल क्या है, अगर R&D करोगे और बनाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी और मार्केट में कितना अवेलेबल है और कितना टाइम सेव होगा डेवलप करने में। कई बार टाइम फैक्टर भी क्रिटिकल होता है, तो मालूम पड़ा आपको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ख़रीदना इंस्टेंटली आप ख़रीद सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आप एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाओगे और प्रोजेक्ट टीम बनाओगे, जो RFP बनाओगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाओगे, उसके बारे में भी डिटेल्ड वे में हमारी स्टडी में दिया हुआ है कि किस तरीके से आप RFP बनाओगे। और जो प्रोजेक्ट टीम बनाओगे उसमें ये देखोगे टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ कौन रहेगा, की यूज़र्स कौन रहेंगे, तो वो सब उनको मिला के आप एक प्रोजेक्ट टीम बनाओगे। जनरली क्या करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे लोगे, जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के बंदे लोगे, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ ले लोगे, की यूज़र्स हैं उनको ले लोगे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में वो ये ना बोलें कि भाई ये तो गड़बड़ है या समथिंग लाइक दैट, इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें उतनी वो उतना टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो क्वेश्चन ना उठाएं। तो आप उनका भी इन्वॉल्वमेंट रखोगे और उसके बाद जो है डिसीजन लोगे। अब जो प्रोजेक्ट एनालिसिस है वो क्या करेगी, प्रोजेक्ट टीम है वो क्या करेगी, प्रोजेक्ट टीम को सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है, तो वो वेंडर से कहेगी भैया वो ले आओ, अपने कोड्स वगैरह ले आओ। तो वेंडर को से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजेगी कि प्रपोजल भेजो, गैप एनालिसिस करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी वेंडर को जब उनके पास रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रिस्पॉन्स में प्रपोजल आएगा। तो प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, फिर उसके बाद हो सकता है वेंडर को बुलाए भी, मतलब यूज़र के पार्टिसिपेशन उस टाइम पर हो कि भाई प्रेजेंटेशन मंगवाए वेंडर से, उसके बाद फीडबैक लेगी। तो कुछ जो है कुछ जो कस्टमर के सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, लोग आ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर खरीदने की बात हो रही है, कौन कौन से वेंडर आ रहे हैं, किस वेंडर ने किस तरह का सॉफ्टवेयर है, कंपेरेबिलिटी होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो कस्टमर है वो कई चीज़ों में फोकस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ये देख सकता है कि भाई क्या रिलायबिलिटी है वेंडर की, वो ये देख सकता है कि कमिटमेंट क्या है वेंडर का, अगर मान लीजिए सपोज प्रॉब्लम आएगी तो उसका क्या कमिटमेंट है। फिर वो ये देख सकता है ट्रेनिंग जो यूज़र को ट्रेनिंग देने का उनका क्या कमिटमेंट है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा भाई। उसके बाद पायलट सेशन हो सकता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर है उसका पायलट सेशन हो। उसके बाद
आपका फाइनल नेगोशिएशंस होंगे, सॉरी नेगोशिएशन से पहले क्या होगा कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है। होने के बाद फिर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर वेंडर, या अगर मान लीजिए सपोज 10 वेंडर हैं, सपोज ज़्यादा वेंडर है तो 3 आपने उसमें से शॉर्ट लिस्ट की, या 3 वेंडर हैं तो उसमें से 2 शॉर्ट लिस्ट किए और फिर उनसे आप नेगोशिएशन किया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई क्या डिलीवरेबल होगा, उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या होगी, कमिटमेंट डेट्स क्या होंगी डिलीवरी की, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, फिक्सेस, अपग्रेड्स, और कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो उसका कैसे पता चलेगा। अगर कोई एस्क्रो एग्रीमेंट करना है तो वो आप कर लोगे। अगर सोर्स कोड नहीं दे रहा है तो एस्क्रो एग्रीमेंट वगैरह करना है तो वो आप करोगे। और सपोर्ट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना है तो वो आप करोगे। उसके बाद कई बार क्या होता है कि एक्सेप्टेंस पीरियड दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यूज़ कर लो सॉफ्टवेयर को 2 महीने के लिए, उसके बाद ही आपकी परचेज़ मानी जाएगी, नहीं तो आप यूज़ करना छोड़ दो। तो अगर ऐसा है तो उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। अगर मान लिया कोई चेंजेस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज बीच में कोई चेंजेस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में भी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसमें फिर बीच में क्या होता है कि अगर आप यूज़ करके देख रहे हो तो लेवल 1 यूज़ करके देख रहे हो, लेवल 3 में बीच में जाना चाहो कुछ एडिशनल कॉस्ट पे करके, तो वो स्लैब्स टाइप होते हैं। तो वो चेंजेस करने के लिए अगर अलाउंस है तो उसको आप देखोगे, मेंटेनेंस एग्रीमेंट बनाओगे, उसके बाद पेमेंट शेड्यूल देखोगे कब कितना पेमेंट करना है, मतलब डिलीवरी डेट के कितने दिन बाद पेमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और तो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो यूज़र मैनेजमेंट देख लेगा। अब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे सॉफ्टवेयर एक्विजिशन प्रोसेस सही है कि नहीं है, एडुकेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, और ये कंट्रोल्स एग्रीमेंट से पहले देख लिए गए थे कि नहीं देख लिए गए थे, चेक कर लिए गए थे कि नहीं कर लिए गए थे, ये सॉफ्टवेयर डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करता है कि नहीं करता है, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है कि नहीं करता है, ऑडिट ट्रेल्स हैं कि नहीं है, लॉग्स हैं कि नहीं है, पासवर्ड कंट्रोल है कि नहीं है, मतलब ओवरऑल सिक्योरिटी है कि नहीं है एप्लीकेशन की, ये आप देखोगे। और अगर मान लीजिए सपोज आप कोई ERP सिस्टम खरीद रहे हो, SAP खरीद रहे हो, ओरेकल खरीद रहे हो, बान खरीद रहे हो, पीपलसॉफ्ट खरीद रहे हो, JD एडवर्ड्स खरीद रहे हो, तो उसमें फिर आप क्या करोगे कि वहाँ पर प्रोसीजर और ज़्यादा इलेबोरेट होगा किसी सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने की। तो यानी मोटे तौर पर हमारी स्टडी में एक सॉफ्टवेयर एक्विजिशन प्रोसेस दी हुई है। सॉफ्टवेयर एक्विजिशन प्रोसेस में क्या होता है कि कई जगह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वो दूसरी जगह मिलता ही नहीं है, तो उसमें तो फिर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ खरीदना है, अगर आपने एक्सेल खरीदना है, MS ऑफिस खरीदना है, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, सीधा बात ये है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, 4 लोग उसे दे रहे हैं, उसी फैसिलिटी है, थोड़ा वेरिएशन है, तो फिर आप स्टार्ट करोगे वही उसी तरीके से कि आप पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखोगे, बात करोगे, पहले फीजिबिलिटी स्टडी से देखोगे आपको अलाउड है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर आप आगे बढ़ोगे, वेंडर्स बुलाओगे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, और फिर उसके बाद पेमेंट टर्म का नेगोशिएशन वगैरह करके उसको कंप्लीट करोगे। तो बेसिकली ये हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो यानी अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो उसमें क्या है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और कल्चर के बारे में पता करोगे, उसके बाद एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोज को मैप करोगे। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसे मैप करोगे, आप DFD बना सकते हो, डेटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। और इसका रीज़न क्या होता है, अनएम्बिगुअस हो, हर चीज़ में एम्बिग्विटी हटानी है, हर चीज़ में कन्फ्यूजन हटाना है, और चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको। इस लेवल के बाद आप आगे जाओगे तो चीज़ों को फ्रीज़ करने का मौका, उतना चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, यहाँ सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है और आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो हो सकता है कोई एडिशनल पैच, एडिशनल सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़े, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताया हुआ है।
उसके अनुसार सॉफ्टवेयर को आप एक्वायर करोगे। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपका वो जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई है। आप मतलब 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ 95% से ऊपर, बल्कि 98% तक, ऐसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं ये कह रहा हूँ 98% तक की 95 से 98% तक की रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये पता चल गया है कि मेरे को क्या डिलीवरेबल्स देने हैं, और उसका अंदाज़ा उसे 95% है। 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसे एटलीस्ट 95% सर्टेनिटी है कि मुझे ये चीज़ें देनी है और इस तरीके की चीज़ें देनी है, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो गई। और यूज़र मैनेजमेंट को भी पता चल गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। उसको एक आइडिया हो गया है, उसको एक फील हो गया है। अगर वो थोड़ा भी एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस बंदा है मैनेजमेंट में, वो उसको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मिलने वाली हैं और ये पर्टिकुलर कॉस्ट होगी उसकी। तो इस लेवल पर हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं। थैंक्स।